प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल एक्विलिब्रियम एंड इट्स यूनिट्स को। तो स्टूडेंट्स, केमिकल एक्विलिब्रियम एंड इट्स यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक्स जो हैं वो कवर करवाऊंगा और उसके लिए हम एक जर्नल रिएक्शन लिखेंगे। उस जर्नल रिएक्शन से आपकी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो ताज़ा हो जाएंगे और आपको ये इजीली जो है समझ आ जाएगा। तो आए स्टूडेंट्स, एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं। इसमें हमने करना क्या है जी, इसमें हमने इसके कुछ बेसिक्स को देखना है। केसी यानी केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और स्पेशली इसके यूनिट्स की जो डेरिवेशन है, किस तरह इसके यूनिट्स डिराइव करते हैं, वो मेथड हम देखेंगे। और बुक में जो आपके 2-4 एग्जांपल दी हुई गई हैं, न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम जिसे आप कहते हैं, वो दी गई हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेक्चर के आखिर में। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हम एक सबसे पहले एक जर्नल रिएक्शन लेंगे। ठीक है, ये है आपके पास एक रिएक्टेंट, आपके पास ये दूसरा रिएक्टेंट है जी। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिया है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको देखा लग रहा होगा। कहाँ पे देखा था? लॉ ऑफ मास एक्शन। जब लॉ ऑफ मास एक्शन की हम डेरिवेशन कर रहे थे तो उस दौरान मैंने ये सेम रिएक्शन लिखा था। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक है, कितनी मिकदार में हमें नहीं पता। लो जी, इसके जी स्मॉल ए क्या है जी, इसके नंबर ऑफ मोल। इसके कितने हैं जी? स्मॉल बी। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? सी। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? डी। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको होगी कि बाज़ दफ़ा वो इसको कोफिशिएंट कह देता है, कभी कभी वो इसको एक्टिव मास भी कहता है और कभी कभी इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कहता है। तो इससे बेटा आपने परेशान नहीं होना, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब एक ही नाम है, इनका नाम फ़र्क है, मतलब इसका एक ही है। नंबर ऑफ मोल्स कह दे, कोफिशिएंट कह दे, या एक्टिव मास कह दे। तो ये है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है, जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इनके कम्बिनेशन से, कंबाइन होने से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसकी केसी के एक्सप्रेशन को लिखें, ठीक है, तो आपको पता है इसकी हमने डेरिवेशन की हुई है बड़ी डिटेल के साथ। केसी इज इक्वल टू क्या होता है जी, प्रोडक्ट हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? सी। ठीक है, और क्या है हमारे पास जी? डी। नीचे हम क्या लिखते हैं जी? नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट। ठीक है जी, लें जी, ये मैंने नीचे रिएक्टेंट लिख दी है। ठीक है, बी आ गया। अच्छा जी, अब साथ याद रखना है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये हम कहाँ पे लिखते हैं? पावर्स में लिखते हैं। यहाँ पे स्मॉल सी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल डी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए और यहाँ पे स्मॉल बी। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या कोफिशिएंट्स होते हैं, वो कहाँ पे चले जाते हैं? पावर्स में चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे चले गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी जो लिखने का तरीका लिखा है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर हम इसको इस तरह ही क्यों लिखते हैं? इसका कोई और भी तो मेथड हो सकता था, या इसको हम ऊपर लिख लेते, इसको नीचे लिख लेते। इसमें क्या हिकमत है या इसमें क्या मसला है? तो स्टूडेंट्स याद रखना कि ये कोई प्रॉपर कह लें कि कोई बहुत ही पुख्ता बात नहीं है। ये जस्ट आपको कन्वेंशनल मेथड से समझाने की कोशिश की जाती है। यानी ये इस तरह लिखा जो जाता है, ये कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड होता है कि रवायती तरीकाकार है। ठीक है, ये रवायती है, रवायती तरीकाकार से इसको हम इस तरह रिएक्शन को या केसी की वैल्यू को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इस वजह से हम इसको इस तरह लिखते हैं। और दूसरी स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि केसी की वैल्यू जो है हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में आती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं की जाती। तो इसलिए एक तो नंबर 1 पे पहले पे कि जो है रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, तीसरी बात ये है कि जो केमिकल इक्वेशन होगी वो हर हाल में बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी वो कभी भी आपको केसी की वैल्यू नहीं देगी। तो केसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखें कि इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 बातें यहाँ पे आपने जहन में बिठा लेनी हैं कि जनाब, पहली बात कि केसी की जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है जी, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आपने इसको समझना कि सबसे पहले तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी स्टूडेंट्स बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि केसी की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है, वो कभी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन जो है इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये इससे इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, केसी की वैल्यू। तो फिर कौन सी चीज़ है जो केसी को चेंज करती है? तो स्टूडेंट्स याद रखना
कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है, या उसे रिएक्शन को हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो टेम्परेचर इसको चेंज कर सकता है। यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, केसी की वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने से केसी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है जी, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है? केसी। केसी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको इसकी जो कुछ बेसिक्स थी वो कवर हो गई। अब स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन बड़ी इजी है अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने यहाँ पे और याद रखनी है, ये और ये आपस में क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं? नहीं। माइनस हो रही हैं? नहीं। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मैथ में आपने पढ़ा है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, इसके अंदर भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह हम एडिशन को कह देते हैं सम, ठीक है, माइनस को कह देते हैं जी सब्सट्रैक्शन, तो इसी तरह स्टूडेंट्स जब कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो बात ये है कि ये खुद सारी की सारी क्या है? प्रोडक्ट है। ये स्टूडेंट्स आपको पता है ये चीज़ क्या है जी? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, मैंने लिख दिया है। ये क्या चीज़ है आपके पास? रिएक्टेंट है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है जी? प्रोडक्ट बार बार आ रहा है, ठीक है, तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये खुद प्रोडक्ट है क्योंकि रिएक्टेंट के मिलाप से ये बना है, इस वजह से इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा, ये जो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है ये भी इस बात को शो कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट के रिलेशन में हैं, यानी दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का जो वर्ड है वो दो दफ़ा आएगा। तो हम अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, इसके एक्सप्रेशन को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको केसी लिखें, ठीक है, और इस बात को लिखना है हमने, ये क्या है जी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है? आपस में प्रोडक्ट रिलेशन में है। तो हम इसको लिखेंगे द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ऑफ concentration product of the concentration of the products। ठीक है, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। ये आपने याद रखनी थी, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट राइज्ड। ठीक है जी, राइज का मतलब क्या है कि ऊपर जाना किसी भी चीज़ का। जैसे यहाँ पे ये अब आपके नंबर ऑफ मोल जो हैं ऊपर चले गए हैं, राइज टू पार्स, ठीक है, राइज टू पार ऑफ द कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, कोफिशिएंट्स ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास है कौन सी चीज़? इसको मैंने लिखा ऊपर वाले रिलेशन को। कैसे? कहता है कि प्रोडक्ट है ये सारी, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनकी प्रोडक्ट की पावर जो है हमेशा कहता है कि किस में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर में जाते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली चीज़ है वो क्या है? आपको पता है ये क्या चीज़ है? रिएक्टेंट। तो सारी लाइन ऐसे ही आएगी, जस्ट जहाँ पे वर्ड प्रोडक्ट आया है ये वाला, उसकी जगह पे क्या आएगा? वर्ड यहाँ पे रिएक्टेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट सारा वैसे ही आपने लिखना है। देखें ज़रा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दी, पहले क्या था जी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, अब किसकी है जी? रिएक्टेंट की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स, बाकी सेम है जी, राइज्ड टू पार्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, कोएफिशिएंट्स। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। ये स्टूडेंट्स आपकी जो है एक तरह की डेफिनेशन बन गई है। कैसे डेफिनेशन बन गई है? पहले आपने इस तरह लिखना है, बाद में इसको आप जब पूरी एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखोगे तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ऐसे डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स राइज टू द पार्ट्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। इसके बाद आपने लिखना है टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स राइज टू द पार्ट्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स ये असल में रेशो है। ठीक है, किन चीज़ों की रेशो है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की रेशो है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की रेशो है। तो दोनों की रेशो को हम कहते हैं जी केसी, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करना है, हमने इससे रिलेटेड कुछ
आपकी बुक में उसने रिएक्शन दिए हुए हैं, उनको हम लेके चलते हैं और उन रिएक्शन से हम क्या करते हैं, केसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और साथ में हम स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स भी डिराइव करते हैं। तो फिर मैं साफ़ कर देता हूँ और फिर हम इसकी जो है कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है अच्छी तरह से और बड़ी ईजी है। ठीक है, चलें जी, अब हम इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपकी बुक में। ठीक है, पहली जो उसने दी हुई है प्रॉब्लम, उसको देखते हैं जी। ठीक है, उसमें उसने क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, रिएक्शन लिया हुआ है कि उसने सिंपल किस चीज़ का, हाइड्रोजन का। ठीक है, चलें इससे लिखते हैं, हाइड्रोजन का उसने लिया हुआ है यहाँ पे, और उसने साथ में आयोडीन का रिएक्शन लिया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। स्टूडेंट्स आपको पता है पुराना रिएक्शन है, आपका देखा हुआ है, क्या होता है जी, जब आयोडीन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। कितने बनते हैं जी, 2 बनते हैं। कैसे मुझे पता चला कि 2 बनते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं तो इस वजह से मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ना था। यहाँ पे आयोडीन के 2 थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लगाया। यहाँ पे नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे कोफिशिएंट की जगह पे लगा सकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगाया। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, याद रखना है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसकी केसी की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में हमने इसके यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ा इजी है, अगर आपको ये वाला समझ आ गया है, ठीक है, तो देन आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। बस जस्ट आपने ये चेक कर लिया करना है हर दफ़ा, कोई भी वो इक्वेशन दे दे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, अगर तो वो बैलेंस है तो देन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे होगा, आपको पता है ये आपके पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आती होती है यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें मैंने प्रोडक्ट्स लिख ली, ये क्या है जी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये मैंने रिएक्टेंट्स लिख ली है। ठीक है जी, अच्छा आपको पता है जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, पावर्स में। इनका क्या है जी, 1 नंबर ऑफ मोल है, तो वो फिर इसलिए शो नहीं हो रहा, वैसे यहाँ पे है लेकिन आमतौर पे लिखते नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक इसका जो एक्सप्रेशन है आ गया। ठीक है, अब जो आपको बुक में उसने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यूज़ कौन सी हैं, वो जस्ट हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, इसकी आयोडीन की कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये आपकी बुक में दी हुई है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, 0.05 मोल DM पर क्यूब। ठीक है जी, इसकी वैल्यू है 0.06 मोल DM क्यूब, इसकी वैल्यू है जी 0.49 मोल, ठीक है, DM पर क्यूब। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आपकी बुक में दी हुई हैं, 9.1 है गालबन ये वाली इक्वेशन जो प्रॉब्लम है, तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ जो दी हुई हैं इनको इधर से उठा के इसके अंदर पुट करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। देखें कैसे, इसकी वैल्यू कहाँ पे है जी, ये है जी। कैसे लिखेंगे, जस्ट हम इसको करेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे ही आएगा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या है जी, ये देखें 0.05। ठीक है, कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं है इसके ऊपर, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे आयोडीन की 0.06, इसके ऊपर भी कोई स्क्वायर या कोई क्यूब नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर लेना है और स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर लगाना है आपने, इसका स्क्वायर लेना है 0.49 का स्क्वायर लेंगे आप, आपके पास आंसर आएगा 0.2401। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, क्या आंसर आपके पास आएगा, देखें जी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.06। ठीक है, लें जी आपके पास आंसर आ गया जी 0.0030। ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अभी मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 0.24 और ये है मेरे पास 0.1 ओवर 0.2
30 लें जी। ये आपके पास आंसर आ गया जी 80, ठीक है, 80 आंसर आ गया जब आपने इसको किया, ठीक है जी। लें, ये आपकी के की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखें यहाँ पे यूनिट कौन सा लगेगा, ठीक है, कोई ना कोई यूनिट, कोई भी वैल्यू आया आपको पता है उसका यूनिट लगाते होते हैं, तो क्या इसका कोई यूनिट है या नहीं है इसका फैसला अभी हो जाता है। हम एक इसी को इसका यूनिट डिराइव करते हैं तो उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें यूनिट्स कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे जी, सेम इसी तरह के को इधर लिखें उठा के, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें ना तो आपको ये पेपरों तक कभी भूलेगा नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें अब कैसे है जी इसके यूनिट्स निकालने हैं। देखिए कंसंट्रेशन का बेटा यूनिट हमेशा आपने याद रखना है, होते हैं जी मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब या मोल डीएम पर क्यूब। अब ऊपर क्या है जी 2 है, वो लगा देना है, वो इसकी पावर है, वो आप ऐसे ही रखना है। इसका यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन है तो सेम ही आएगा, मोल डीएम पर क्यूब, ठीक है जी। इसका क्या है जी, इसका भी सेम ही आएगा, मोल डीएम पर क्यूब। लें जी, ये मैंने इधर से देख के लिख ली है, इसका स्क्वायर अपना था, पावर अपनी थी, वो मैंने लिख ली, बाकी एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या होना है, ये है मेन चीज़। देखें इसके ऊपर क्या है जी 1 है, इसके ऊपर क्या है 1 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, ये जर्नल रूल है मैट्रिक का, सभी जानते हैं। तो इसको हम इस 1 को और इस 1 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वेरी गुड शाबाश, हो सकता है। लें जी क्या करेंगे, इसको हम नीचे वाले को इकट्ठा करके लिख देंगे, मोल डीएम पर क्यूब, ठीक है, और ये इसका और इसको मैंने प्लस कर दिया है, ये हमारे पास चीज़ बन गई। स्टूडेंट्स ऊपर भी चीज़ सेम है, नीचे भी वही चीज़ है, तो ये चीज़ क्या होगी, ये अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा क्या, के की वैल्यू कितनी बचेगी 0, ठीक है, यानी कि इसका कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं बचा इस रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स इस वजह से मैंने 80 लिखा है, आपने भी 80 लिखना है क्योंकि इसका यूनिट कोई है नहीं। अगर होता कोई बचता मोल डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर कोई चीज़ भी बचती तो वो हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कोई चीज़ नहीं बची, लिहाजा हम इसका कोई भी जो यूनिट है वो साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी एग्जाम्पल जो है वो बुक में मेंशन है, आप वहाँ से इसको देख के कर सकते हैं। अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, आपको आ जाएगी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, अगर आपने ध्यान से ये की है या इसका जो मैंने आपको एक्सप्रेशन करवाया था तो देन ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलें जी, उसकी वैल्यूज़ का फ़र्क है, ठीक है, आपकी बुक में 9.2 या 9.3 है गालबन, तो वो आप वहाँ से करेंगे, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स भी फ़र्क होंगे, ठीक है, और इसकी जो है वैल्यूज़ चूँकि फ़र्क हैं तो यूनिट्स भी फ़र्क होंगे, के की वैल्यू जो है वो भी फ़र्क आएगी, सिर्फ बात समझने की है। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में जो आपकी बुक में हैं इक्वेशंस या वही आएंगी, कोई भी आ सकती है, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी बुक में उसने डिस्कस की हुई है कि इक्वेशन केमिकल रिएक्शन किया हुआ है अमोनिया का, अमोनिया कैसे बनती है जी, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है जी, इस फॉर्म में होती है, सभी को पता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बनेगा, अमोनिया NH3, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा मैंने आपको कहा था कि हर सूरत में इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, तो क्या ये बैलेंस है, चलाएं काम आगे, हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है जी, 2 कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, वहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो 6 हो गए, तो लिहाजा फिर हमें इसको 6 करना पड़ेगा। 6 करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा। स्टूडेंट्स जब भी आपने कोई एडिशन करनी है तो कोफिशेंट्स में ऐड करके उसको बैलेंस करना है, ये नहीं कि आप उसको उसके नंबर ऑफ़ एटम्स को कम या ज़्यादा करें यहाँ पे करके आके, नहीं, सिर्फ आप उसके कोफिशेंट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं 1, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, दोनों तरफ आप नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट कर लें तो आपको जो है वो सेम दिखाई देंगे। अब स्टूडेंट्स अब हम इसके लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम इसको लिखते हैं एज इट इज़, जैसे पहले हम लिखते हैं, कैसे जी, देखें NH3 यानी अमोनिया, यहाँ पे क्या आएगा जी
हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन। ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट क्या करना है आपने जी। देखें इनकी पावर्स यहाँ पे ऊपर लिखनी है। इसकी पावर्स कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, यहाँ पे आगे। हाइड्रोजन के कितने हैं 3, यहाँ पे आगे। नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, यहाँ पे आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, बड़ा ईजी है, ठीक है। आपकी बुक में उसने इनकी अलग-अलग जो हैं वो दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की भी दी हुई है, नाइट्रोजन की भी दी हुई है, और NH3 यानी अमोनिया की भी दी हुई है, ठीक है। इसकी कितनी दी हुई है ये आपने इधर से नोट कर लेनी है, 0.0602 मोल, ठीक है जी, DM पर क्यूब, ठीक है, 0.402 मोल DM क्यूब, ठीक है। और इसकी कितनी है जी 0.113 मोल DM, ठीक है। ये आपकी जो है वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं बुक में, ये आपको वैल्यूज़ वो देगा पेपर में, ठीक है। आपने जस्ट उसको इस तरह के रिलेशन में पुट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से। ये देखिए हमें दी हुई है, कितनी है जी 0.13 है। अच्छा, इसको आपने इसको ऐसे बंद कर लेना है, ऊपर इसकी पावर वैसे लिखेंगे। इसकी कितनी है जी, देखें यहाँ पे ध्यान से, हाइड्रोजन की कितनी है जी 0.602, ठीक है। और नाइट्रोजन की कितनी है जी, नाइट्रोजन की हमारे पास है 0.42, ठीक है स्टूडेंट्स। आज मार्कर नहीं चल रहे, इस वजह से थोड़ा सा ये मैं कर रहा हूँ कलरिंग ज़्यादा, तो आपने परेशान नहीं होना, समझने है बात को। इसका 1 है तो फिर यहाँ पे 1 आएगा। इसका कितना है 3 है, ये हाइड्रोजन का है तो वहाँ पे 3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 है, 2, 3 और 1। अच्छा अभी अब क्या है जी, हमने इसको करना है कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर घुमाना है, दिमाग कम घुमाना है, कैलकुलेटर ज़्यादा घुमाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या है जी 0.113, इसका स्क्वायर लें, आपके पास आंसर आएगा जी ये, ठीक है, 0.01276, ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है, पहले इसका क्यूब लेना है, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 0.602, ठीक है। इसका आपने क्या लेना है क्यूब, देखें जी क्यूब आपके पास आ गया। अब जो क्यूब आया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टी 0.402, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी, ठीक है। आंसर क्या है आपके पास, आपने इसको लिख लेना है जी 0.08770, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो इनको डिवाइड करते हैं, 0.01276 डिवाइड बाय 0.0787770, ठीक है। लें जी, आपके पास आंसर आ गया 0.28 और 6। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, इसका KC का आंसर आ गया। अच्छा अब फिर वही बात कि हम इसके साथ यूनिट कौन सा लिखें, यूनिट का मसला है। तो यूनिट के मसले को हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसका अलहदा से करते हैं, यूनिट्स फाइंड करते हैं। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इसके यूनिट फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, आपको पता है, सबसे पहले आपने KC लिख लेना एज इट इज़, ठीक है जी। KC इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या हैं जी, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है अमोनिया है। अमोनिया के कितने हैं जी, आपके पास 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 3। लें जी, KC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। KC की वैल्यू फाइंड आउट किस तरह करते हैं, देखें अभी मैंने आपको KC की वैल्यू फाइंड हमने वो कर ली, इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा क्या होता है जी, मोल DM पर क्यूब, ठीक है जी। अच्छा इसके ऊपर पावर कितनी है 2 है, इसका क्या है जी मोल DM, ठीक है जी। कंसंट्रेशन इसके ऊपर कितने हैं 3 है पावर, इसका क्या है जी सिंपल है, 1 है तो फिर वही आएगी, मोल DM पर क्यूब पावर 1 है। स्टूडेंट्स देखें अब इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपने, ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है, ठीक है। देखें KC का जो है अपना यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के लिए। हर इक्वेशन के लिए जो इसका यूनिट है वो बदल जाते हैं। तो यूनिट्स देखें, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी 3 और यहाँ पे 1, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा
ऊपर वैसे ही रखें DM पर क्यूब, ठीक है। ऊपर क्या है जी, स्क्वायर एज इट इज़ रखें। यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 मोल DM पर क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया, 4, ठीक है जी, ये 4 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ऊपर 4 है, ऊपर 2 है, नीचे क्या है 4, तो ये कट सकते हैं जी, बिल्कुल कट सकते हैं। कैसे, ये इसमें से जो 4 में से कितने कटेंगे, 2 कट जाएंगे, ठीक है जी, और बाकी 2 बच जाएंगे। तो KC की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पे, 1/मोल DM पर क्यूब, और ऊपर साथ में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 4 थे टोटल, कितने थे, क्या थे, 4 थे ना, तो 2 कट गए और बाकी हमारे पास जो है 2 वही वैसे ही बच गए। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्या ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि मोल DM पर क्यूब, और जो इसकी पावर है वो नीचे क्या है, पॉजिटिव है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना आपने जी, मोल, ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, असल में ये दो चीज़ें हैं अलग-अलग, इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। जब इसके ऊपर आएगी तो नेगेटिव फॉर्म में आएगी, इसके ऊपर आएगी तो चूंकि ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। ये बातें बेसिक हैं, ये आप ऑलरेडी करके आए हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके यूनिट्स हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में जब अमोनिया बनता है तो KC के जो यूनिट्स आते हैं बच्चों, ये आते हैं। तो आप यहाँ पे अब इसके यूनिट्स लिख सकते हैं कि मोल, ठीक है जी, ठीक है, पर मोल, उसके बाद DM6, ये अब आपका प्रॉपर आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है आज का जो टॉपिक है वो कवर होता है, जिसमें हमने KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कम्प्लीटली जो है डिस्कस किया, उसमें उसके यूनिट्स देखे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस की। मज़ीद को 2-3 प्रॉब्लम्स और भी हैं, उसको आप खुद डिस्कस करें, खुद उसको करें, हल करें। अगर उसमें कोई मसला, कोई मसाइल आता है, कोई दुख तकलीफ़ परेशानी आती है तो आप हमसे रब्ता करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो हमें भेजें, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।